हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो गिफ्ट टैक्स है उसको हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो वेल्थ टैक्स पे होगी। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज आपको आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स जो है वो गिफ्ट टैक्स एक्ट के अंदर पहले कवर किया जाता था, अब जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट को, लेकिन जो गिफ्ट टैक्स है वो आज भी लिवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गिफ्ट टैक्स को, तो गिफ्ट टैक्स पहले के टाइम पे 1958 में एक एक्ट बना था जिसका नाम था गिफ्ट टैक्स एक्ट। तो ये जो गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है इसके अंदर गिफ्ट टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। और जो ये गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है ये फोर्स में कब आया था? फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 1958 में ये फोर्स में आ गया था। और जो ये गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, या फिर इनेक्ट किसने किया था? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था। अगर हम गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 की बात करें तो उस टाइम में क्या होता था कि जो गिफ्ट डोनर होता था और रेसिपिएंट होता था, मतलब कि जो पर्सन गिफ्ट को दे रहा है और एक सेकंड पर्सन जो गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, दोनों के ऊपर ही जो टैक्स है वो लगाया जाता था। जब इस एक्ट को अबॉलिश किया गया तो जो गिफ्ट टैक्स है उसको हमारे इनकम टैक्स में ही एक तरीके से मर्ज कर दिया गया। तो अब जो गिफ्ट टैक्स है वो इनकम टैक्स में ही आता है। और जो गिफ्ट टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स है जो कि सीधा रिसीवर से लिया जाता है। इसमें कोई और पार्टी इंक्लूड नहीं होती या कोई और जो पर्सन है वो इसे पे नहीं करेगा, जो रिसीवर है वो ही पे करेगा। और जो ये गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है ये एप्लीकेबल होता था टू होल ऑफ द इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता था, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये आपको एक पिक शो हो रही है, इस पे देखो। अगर हम मैप की बात करें तो मैप का जो टॉपेस्ट पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो आपको शो हो रहा है इस पर भी एप्लीकेबल होता था। 31 अक्टूबर 2019 से पहले बहुत सारे एक्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। जो गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है ये जम्मू एंड कश्मीर पर उस टाइम पर भी एप्लीकेबल होता था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इस एक्ट को अबॉलिश किया गया, तो इस एक्ट को रिपील्ड किया गया था कब? 1998 में, 1 अक्टूबर 1998 में। और जो भी गिफ्ट टैक्स लगाया जाएगा अब कहाँ लगाया जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लगाया जाएगा, जो कि एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जब से हमारा जो गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 है उसको अबोलिश किया गया और इसको जो एंटर करवा दिया गया या इंक्लूड करवा दिया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो यहाँ पर एक चीज और, एक अमेंडमेंट देखने को मिली कि जो एक रिसीवर है उसी की लाइबिलिटी है कि वो अपने जो गिफ्ट उसे रिसीव हुआ है उस पर टैक्स पे करे। जो गिफ्ट डोनर है उसको अब टैक्स पे नहीं करना है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब यहाँ पर एक पर्सन जो गिफ्ट को रिसीव कर रहा है सिर्फ वही उस अपनी जो गिफ्ट रिसीविंग अमाउंट है उस पे टैक्स पे करेगा। और यहाँ पर एक लिमिट भी सेट की गई कि अगर एक पर्सन का जो गिफ्ट है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तभी वो पर्सन टैक्स पे करने की उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है, अदरवाइज वो पर्सन टैक्स पे नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो गिफ्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो अ गिफ्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या है? एक ट्रांसफर टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है व्हेन समवन गिव्स समथिंग ऑफ वैल्यू टू समवन एल्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। दैट मीन्स जब एक पर्सन सेकंड पर्सन को कुछ एक वैल्यूएबल चीज तो देता है लेकिन बिना किसी पैसे के, बिना किसी कंसिडरेशन के अगर कोई चीज दी जाती है तो उसे क्या माना जाता है? गिफ्ट माना जाता है। और उसी गिफ्ट पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। गिफ्ट टैक्स जो है इसको अबोलिश नहीं किया गया, जबकि गिफ्ट टैक्स एक्ट को अबोलिश किया गया, गिफ्ट टैक्स को अबॉलिश नहीं किया गया। जो टैक्स लगता है गिफ्ट पे वो आज भी लगता है, लेकिन इसको कहां ले गए? टैक्स एक्ट के 5th हेड में, जो कि हमारा हेड नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अंदर हम क्या है, कोई भी पर्सन अगर किसी को गिफ्ट रिसीव होता है तो उसे हेड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी उसकी बनती है।
और यहाँ पर जो मैंने आपको अमाउंट बताई थी कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट रिसीव करता है विद एन अमाउंट मोर देन 50,000, 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर उसके पास अमाउंट रिसीव होती है एज अ गिफ्ट, तो उस पर्सन को उस गिफ्ट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपकी जो गिफ्ट है वो 50,000 के इक्वल या लेस देन 50,000 है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आती हैं कि अगर आप किसी को टैक्स दे रहे हैं और बहुत ही बड़ी अमाउंट है या फिर बहुत ही वैल्यूएबल चीज अगर आप किसी पर्सन को दे रहे हो, लाइक प्रॉपर्टी दे रहे हो या कुछ भी ऐसा है जिसकी अमाउंट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है नोटराइज्ड गिफ्ट डीड। नोटराइज्ड गिफ्ट डीड क्या कहता है, यहां पर इस अगर हम टर्म को दो टर्म्स में तोड़ दें, नोटराइज गिफ्ट डीड को एक तो हम नोटराइज रख दें एंड सेकंड हो गई गिफ्ट डीड। तो नोटराइज का मतलब क्या होता है कि जब हम नोटरी से कुछ अटेस्ट करवाते हैं, अटेस्टेड बाय द नोटरी, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं नोटराइज्ड। एंड अगर हम बात करें गिफ्ट डीड की, तो गिफ्ट डीड क्या होता है, द एक्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द एक्ट ऑफ गिवन अ गिफ्ट। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को गिफ्ट दे रहे हो तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवा लेना और उसको अटेस्ट करवा लेना किससे, नोटरी से, तो उसे हम बोलते हैं नोटराइज्ड गिफ्ट डीड। और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारा, एक पर्सन जब भी किसी पर्सन को गिफ्ट दे रहा है। सेकंड जो है वो है सोर्स ऑफ फंड। मतलब कि जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है तो वो पर्सन के पास पैसे आए कहां से, उसके पास इतनी वैल्यूएबल चीज आई कहां से जो वो एज अ गिफ्ट किसी पर्सन को दे रहा है। तो यहां पर बैंक स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा प्रूफ लगाया जाता है साथ में जहां से ये पता चले कि जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, लीगल सोर्स है, कोई भी इलीगल अर्निंग करके किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा रहा या फिर कोई भी इलीगल मनी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फंड को भी उसके साथ अटैच करना जरूरी होता है जब भी हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, फर्स्ट थी नोटराइज्ड गिफ्ट डीड एंड सेकंड इज सोर्स ऑफ फंड, जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इन विच फॉर्म द गिफ्ट कैन बी रिसीव्ड। किस फॉर्म में हमारी जो गिफ्ट होता है वो रिसीव हो सकता है। इट कैन बी इन द कैश फॉर्म एंड इट कैन बी इन काइंड फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे कैश की। तो कैश क्या होता है कि हमें क्या है, पैसों में कोई भी गिफ्ट मिला तो वो हो गया कैश गिफ्ट। कैश गिफ्ट में तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट तो कैश को ही करते हैं, सेकंड आता है हमारा चेक एंड थर्ड आता है बैंक ट्रांसफर। किसी पर्सन ने आपको कैश दे दिया तो वो कैश गिफ्ट। सेकंड, किसी पर्सन ने आपको चेक दे दिया और आपने बैंक से जाके उस चेक को लगाया और पैसों को रिसीव किया तो वो भी हमारा कैश के अंदर ही इंक्लूड होता है। थर्ड होता है हमारा बैंक ट्रांसफर। एक पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो आपसे पैसे वापिस नहीं लेगा, तो वो भी क्या होता है, गिफ्ट होता है। और ये अगर कैश में आपको गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है एज पर लिमिट्स। और लिमिट्स मैंने आपको बताई है 50,000। अगर 50,000 से कम या 50,000 से इक्वल आपको अमाउंट मिलती है तो आप टैक्सेबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको 50,000 से ज्यादा अमाउंट मिलती है तो टोटल ऑफ द अमाउंट यू रिसीव्ड वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काइंड में। तो काइंड मतलब कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है और प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, गोल्ड है, शेयर्स या कोई भी फिजिकल एसेट्स होती हैं वो मूवेबल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो, दैट इज मूवेबल एसेट। और काइंड में जो सेकंड टाइप आता है दैट इज इमूवेबल एसेट्स। इमूवेबल एसेट्स कौन सी होती है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते, दैट इज नॉट मोबिलाइज्ड। देन ये कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है या फ्लैट है, तो इस टाइप की कोई भी चीज होगी तो वो इमूवेबल में आ जाएगी। तो काइंड का मैंने आपको बताया कि दो तरीके की हो सकते हैं, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है या मूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज एज काइंड मिली है, मतलब कोई भी चीज मिली है गिफ्ट के फॉर्म में आपको मिली है, तो यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो किस तरीके से निकालेंगे, हम उस जो एसेट है, उस प्रॉपर्टी है, उसकी क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू चेक करेंगे। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से कम है या इक्वल है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गिफ्ट तो हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता। सम गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल। कहते हैं कुछ गिफ्ट्स होती है लेकिन उन पे टैक्स नहीं लगता, चाहे उनकी जो अमाउंट है वो 50,000 को एक्सीड कर जाए फिर भी उस पे टैक्स नहीं लगता। फर्स्ट क्या कहते हैं, रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मतलब कि आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है ऑन योर मैरिज, देन आप उस अमाउंट के लिए टैक्सेबल नहीं हो, चाहे वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उस पे टैक्स नहीं पे करना जितनी भी अमाउंट आपको मैरिज पे मिल रही है।
नेक्स्ट आता है रिसीव्ड अंडर द विल और बाय एनी वे ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि विरासत में आपको मिली है या विल के रूप में आपको मिली है। विल भी एक तरीके से वसीयत हो गई, तो वसीयत या विरासत के वे में आपको कोई भी चीज रिसीव हुई है, वो गिफ्ट है, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है, तो उस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, चाहे उसकी अमाउंट 50,000 क्रॉस कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिसीव्ड इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर। अब देखो कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, हमने ऊपर बात की विल मतलब विरासत, ये भी एक तरीके से क्या होता है, जब एक पर्सन मरने वाला होता है, वो अपनी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है या फिर इलनेस की सिचुएशन में और उस पर्सन को लगता है मैं मर जाऊंगा, तो इस टाइम में वो अपने नियर एंड डियर को कुछ देता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज ऑफ विल। मतलब कि विल की बिना किसी फॉर्मेलिटी के अगर वो पर्सन अपने किसी भी नियर एंड डियर को कुछ भी देता है तो वो होता है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। और इस टाइप के गिफ्ट को वैलिड माना जाता है, लेकिन एक जो सिचुएशन है यहाँ पे होनी चाहिए कि वो पर्सन क्या है, इलनेस की सिचुएशन में होना चाहिए, मतलब कि वो बीमार होना चाहिए, तभी वो अपनी कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ दे सकता है। दैट मीन्स वो मरने वाला है इंसान, उसकी डेथ होने वाली है, तब कुछ भी मिलता है तो वो गिफ्ट होगा, और वो जो अमाउंट है जो एक पर्सन को रिसीव हुई तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव। कोई भी ऐसा गिफ्ट जो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, जो हमें रिसीव हुआ है रिलेटिव से। लेकिन अब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने रिलेटिव की डेफिनेशन को रियल रिलेटिव डेफिनेशन से अलग रखा है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ब्लड रिलेटिव्स आर नॉट कंसिडर एज रिलेटिव अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहते हैं ब्लड, सारे ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स नहीं है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कौन कौन से रिलेटिव्स को रिलेटिव्स माना गया है वो हम यहाँ पर अब कर रहे हैं। फर्स्ट रिलेटिव की जो बात की गई है दैट इज स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन है उसका स्पाउस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड है तो उसकी वाइफ स्पाउस हुई, और अगर एक वाइफ है तो उसका हस्बैंड क्या हुआ, स्पाउस हुआ। एक पर्सन अपने स्पाउस को कोई भी गिफ्ट देता है तो वो उस पर टैक्सेबल नहीं है, वो गिफ्ट माना जाएगा लेकिन टैक्सेबल नहीं है, और इसे जो रिलेटिव है उसकी डेफिनेशन में रखा गया है। नेक्स्ट आता है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी एक पर्सन है उसका भाई या बहन अगर कोई भी गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट माना जाएगा लेकिन उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस। एक पर्सन थी, उसकी वाइफ है, उस वाइफ का या तो भाई या बहन, सिस्टर ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर ऑफ स्पाउस, कोई भी एक पर्सन है उसकी वाइफ है और वाइफ का जो ब्रदर है या सिस्टर है गिफ्ट दे रहा है किसको, उस फर्स्ट पर्सन को, दैट मीन्स इस इंडिविजुअल को, तो यहाँ पर क्या है गिफ्ट तो माना जाएगा लेकिन टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर, दैट मीन्स अगर हम बात करें कि पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, उनके ब्रदर और सिस्टर्स, मतलब कि अगर मम्मी के ब्रदर सिस्टर्स की बात की जाए तो मम्मी के ब्रदर सिस्टर्स हो गए मामा या मौसी। अगर पापा के ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात की गई तो वो हो गए ताया, चाचा या बुआ। पेरेंट्स मतलब दोनों, फादर एंड मदर, और उनके भाई बहन, चाहे मम्मी के भाई बहन हो चाहे पापा के भाई बहन हो, तो वो दोनों क्या है रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है उसके जो असेंडेंट है या डिसेंडेंट है, असेंडेंट होते हैं हमारे पूर्वज, दैट मीन्स जो हमारी अपर जनरेशन के हैं, और अगर हम डिसेंडेंट्स की बात करें तो ये हमारी आने वाली जो जनरेशन है दैट इज डिसेंडेंट। तो इस जो लिस्ट है इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, दोता दोती, पोता पोती। तो ये जो लिस्ट है ये आपके सामने शो हो रही है। तो इस लिस्ट में जितने भी नाम लिखे हुए हैं तो इन ये रिलेटिव्स हैं और इनसे मिला गया गिफ्ट होगा, लेकिन उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा वेदर द गिफ्ट अमाउंट एक्सीड 50,000। ओके, नेक्स्ट आता हमारा एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस। दैट मीन्स जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब एक पर्सन है उसकी वाइफ है या फिर एक वाइफ है उसका हस्बैंड है। अब जो ये पर्सन है, जो ये सेकंड पर्सन है, इनका कोई भी असेंडेंट या डिसेंडेंट, अब कौन कौन हो सकता है, या तो सास ससुर हो सकता है, या पति या पत्नी के दादा दादी हो सकते हैं, या पति या पत्नी की नाना नानी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशंस में ये जो पर्सन होंगे इनको हम रिलेटिव मानेंगे, लेकिन इनसे मिले गए गिफ्ट पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पाउस ऑफ द पर्सन मेंशन इन क्लॉज 2 एंड क्लॉज 6। तो यहाँ पर क्लॉज 2 एंड क्लॉज 6 में कुछ पर्सन्स के स्पाउस की लिस्ट है जो कि मेंशन की गई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको ये शो हो रही है जिसके अंदर कुछ लोगों की लिस्ट है जो कि स्पाउस हैं कुछ लोगों के, तो इन लोगों से मिले गए गिफ्ट पर भी टैक्स चार्ज नहीं होता। अब नेक्स्ट आपको एक लिस्ट शो हो रही है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं लेकिन उनको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रिलेटिव्स नहीं माना गया है। दैट मीन्स अगर इन लोगों से, जो कि आपके रिलेटिव्स तो हैं, लेकिन अगर इन लोगों से आपको
कुछ अमाउंट मिलता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर जो लिमिट है 50,000 को क्रॉस होती है। तो ये लोग कौन है, जैसे कि भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, साले या साली का लड़का या लड़की, ठीक है, चाचा का लड़का या लड़की, ताया का लड़का या लड़की, मामा का लड़का या लड़की, बुआ का लड़का या लड़की, जितने भी लोगों को इस लिस्ट में मेंशन किया गया है वो हमारे रिलेटिव्स तो हैं, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनको रिलेटिव नहीं माना गया है। और अगर इनसे आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट की अमाउंट 50,000 को एक्सीड करती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 5th पॉइंट, मनी रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। सेक्शन 10 और सबसेक्शन 20 के अंदर अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है किसी भी लोकल अथॉरिटी से तो वो गिफ्ट तो मानी जाएगी, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। तो यहां पर सेक्शन एक आ रहा है, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा हुआ है। कोई ट्रस्ट है या कोई भी हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस में से किसी से भी आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है तो वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो अमाउंट 50,000 के एक्सीड ही क्यों ना हो, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन गिफ्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 12AA एंड सेक्शन 12AB। मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन AB के अंदर जो भी ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हुए हैं, ये रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस हैं कि अगर कोई भी ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड हुआ है इन सेक्शंस के अंदर और इन इंस्टीट्यूशन से आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है तो वो गिफ्ट मानी जाएगी, लेकिन उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि शेयर रिसीव्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीमर्जर एंड अमलगामेशन ऑफ द कंपनी। डीमर्जर और मर्जर दोनों अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। मर्जर क्या कहता है कि जब आप दो अलग अलग फॉर्म को कंबाइन कर देते हो, दैट इज मर्जर, मतलब आपने मर्ज कर दी है दो कंपनीज को। लेकिन यहां पर डीमर्जर हो रहा है, डीमर्जर अपोजिट टू द मर्जर। तो यहां पर डीमर्जर क्या कहता है कि एक कंपनी जो है, एक बड़ी कंपनी दो अलग अलग सेपरेट कंपनीज में फॉर्म हो जाती है, तो दैट इज डीमर्जर। एंड नेक्स्ट इज अमलगामेशन ऑफ द कंपनी अंडर टू क्लोजेस VID एंड VII ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 के क्लोज, इन दो क्लोजेस के अंदर अगर कोई भी कंपनी जो है वो अमलगामेट होती है या डीमर्ज होती है तो उसके परिणाम से, कॉन्सिक्वेंसेज होता है उसका परिणाम या रिजल्ट से, अगर हमें कोई भी शेयर रिसीव्ड होता है तो वो शेयर गिफ्ट माना जाएगा, बट उस पर टैक्स नहीं पे करना, टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती अगर आपको इस सिचुएशन में कोई भी शेयर मिलता है। नेक्स्ट आता है शेयर रिसीव्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक अंडर सेक्शन 47 VICD। सेक्शन 47 VICB के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक रीऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज से, उसके रिजल्ट से आपको किसी भी तरह के कोई भी शेयर मिलते हैं तो वो भी क्या है, टैक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन उसे एज अ गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स जो कि गिफ्ट है लेकिन उन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है या आपको उस पर टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे जो अमाउंट है वो 50,000 को एक्सीड ही क्यों ना कर जाए, आपको टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ रूल जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में करते हैं, जो कि हमारी लिमिट्स हैं, जो भी हमारी टैक्स की लिमिट्स हैं उसकी बात यहाँ पर होगी। कहते हैं कि इफ द टैक्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको एक साल के अंदर जो अमाउंट है रिसीव्ड होती है जो कि लेस देन 50,000 है या इक्वल टू 50,000 है, मतलब कि आपको 50,000 या 50,000 से कम अमाउंट रिसीव्ड हो रही है एज अ गिफ्ट, और ये गिफ्ट काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये अमाउंट जो 50,000 की अमाउंट होगी वो पूरी की पूरी क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें तो यहां पर क्या कहता है कि अगर आपको एक ईयर में गिफ्ट रिसीव्ड होता है और उसकी अमाउंट जो है 50,000 से एक्सीड है, दैट मीन्स मोर देन 50,000 है, तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पर जो आपको 50,000 की एक लिमिट मिल रही थी जो कि टैक्स फ्री थी, तो यहां पर आपको वो लिमिट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है गिफ्ट मिला 51,000 का,
और अब आप कहो कि हमें तो 50,000 तक तो माफ था, तो हम टैक्स किस पे करेंगे? 1,000 पे। तो ये नहीं होगा, आपको जो टैक्स पे करना है वो पूरे के पूरे 51,000 पे करना है। और यही लिमिट बोलती है कि अगर आपकी जो अमाउंट है 50,000 से कम है या 50,000 के इक्वल है तो आप टैक्स फ्री हो, दैट मीन्स आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी जो अमाउंट है वो 50,000 से थोड़ी सी भी एक्सीड कर गई तो आपकी जो टोटल अमाउंट है, फुल अमाउंट है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि इस सिचुएशन में देखें तो सिर्फ 1,000 एक्सीड हुआ है, लेकिन हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो टोटल अमाउंट पे बनेगी। यहां पर 50,000 का किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर टैक्स, जो गिफ्ट टैक्स है, वो ये रूल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी गिफ्ट ऑन बर्थडे एंड एनिवर्सरी। तो यहाँ पर भी हम करके हटे हैं कि अगर मैरिज पे कुछ मिलता है तो उसकी अमाउंट अगर 50,000 से एक्सीड भी होती है तो भी वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन बर्थडे और एनिवर्सरी की यहाँ पे बात हो रही है जो कि एनुअली आता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रिलीफ नहीं मिली है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर 50,000, जो कि सेम रूल मैंने अभी आपको करवाया कि 50,000 तक अगर आपको बर्थडे और एनिवर्सरी पे कुछ भी मिलता है तो वो टैक्स फ्री है। और अगर उससे ज्यादा का कुछ मिलता है, 50,000 से ज्यादा का अगर कुछ मिलता है, मोर देन 50,000 होता है, तो टोटल अमाउंट आपकी जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड। फ्रेंड को हमने रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं किया, इसलिए फ्रेंड पर भी नॉर्मल जो टैक्स लिमिट्स हैं वही एप्लीकेबल होती हैं। तो यहां पर अगर एक फ्रेंड हमें कोई भी तरह का गिफ्ट देता है जो कि 50,000 से एक्सीड है तो हमारी टोटल अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। और अगर हमें फ्रेंड से लेस देन 50,000 और इक्वल टू 50,000 अमाउंट मिलती है किसी फ्रेंड से तो क्या है, वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड विल बी चार्ज टू टैक्स। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी अमाउंट इंडिया से मिल रही है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से मिल रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही है, तो आपको किसी भी कंट्री से जो अमाउंट है वो एज अ गिफ्ट मिल रही है, तो जो लिमिट्स हैं वो सेम रहती हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। वही 50,000 का कि अगर 50,000 से कम या 50,000 के इक्वल मिलती है तो टैक्स फ्री है। अगर आपको गिफ्ट 50,000 से ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, जो फुल अमाउंट है, उस पर टैक्स लग जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या कहता है कि इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन लेस देन द एक्चुअल अमाउंट टर्म्ड एज गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर एक पर्सन ने सेकेंड पर्सन को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है लेकिन उसका एक सही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मार्केट प्राइस जो था वो तो 15 लाख था, लेकिन किसी पर्सन से जो चार्ज की गई अमाउंट दैट इज 13 लाख। क्यों कम चार्ज की गई? क्योंकि हमने क्या किया, उस पर्सन को हम जानते थे, उसने कहा चल कोई बात नहीं 2 लाख रुपए क्या है, मैं तेरे को छोड़ देता हूं। तो वो जो बीच का अमाउंट है ना, उसे गिफ्ट टर्म किया जाएगा इस सिचुएशन में। तो इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो हम बात करते हैं कि अगर कंसिडरेशन क्या होता है कि उसके बदले में कुछ देना। जैसे हमने किसी को प्रॉपर्टी दी तो प्रॉपर्टी के बदले में जो 13 लाख रुपए आए वो क्या है, कंसिडरेशन है। लेकिन ये कंसिडरेशन कैसा है, इनएडिक्वेट है। मार्केट से अगर वो प्रॉपर्टी लेता तो उसे 15 लाख की पड़ती, लेकिन यहां पर उसे 13 लाख की पड़ रही है। तो जो बीच का 2 लाख है वो क्या है, हमारा गिफ्ट है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है। तो गिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, सर्कल रेट माइनस कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस 100 को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि 100 क्या है, 100 डिवाइड बाय 100, और ये क्या हो जाता है, कट जाता है। अगर आप 100 नहीं लगाना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनेगा सर्कुलर रेट माइनस कंसिडरेशन। सर्कल रेट क्या होता है कि जो मार्केट में जो मार्केट वैल्यू है दैट इज सर्कल रेट, जो हम एक्चुअल प्राइस बोल सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, 15 लाख है। और सेकेंड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस, मतलब कि कितने अमाउंट में, कितने प्राइस में आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, जो कि कितनी है, 13 लाख है। तो यहां पर अगर हम माइनस करें 15 लाख माइनस 13 लाख तो हमारा आ जाएगा 2 लाख। अब हमें ये देखना है कि जो ये 2 लाख है वो 50,000 से ज्यादा है, इक्वल है या कम है। तो यहाँ हमने वही चीज की थी कि अगर आपकी जो अमाउंट है, जो ये 2 लाख है, वो 50,000 से ज्यादा है तो आपके पूरे के पूरे मतलब पूरे 2 लाख रुपए के ऊपर क्या है, टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर जो हमारी यहाँ की अमाउंट, अज्यूम कर लो कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो 30,000 आती है, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब कि कोई भी अमाउंट इक्वल टू और लेस देन 50,000 होती है तो वो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाती है। ये हमारा गिफ्ट टैक्स बोलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।